हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में बताऊंगा। अपवर्तनांक की जैसे कि मैं इस चैप्टर की पहले ही पढ़ा चुका हूं। अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सबसे पहले तो हम पढ़ा क्या रहे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अगर अपवर्तनांक की बात की जाए तो अपवर्तनांक वो होता है जैसे कोई माध्यम होता है। माध्यम का मतलब ऐसे मान लो कि वायु है या क्या है, कांच है। वायु से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, या वायु से जल में जा रही है, तो यानी कि उसका माध्यम चेंज होना चाहिए। तो जब कोई प्रकाश की चाल एक माध्यम से, मैंने माध्यम को दर्शाने के लिए एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया कि ये एक माध्यम है और ये क्या है, तुम्हारा दूसरा माध्यम है। मैंने इसे कह दिया कि ये वाला तुम्हारा जो है, ये वाला विरल माध्यम कह दिया कि ये विरल माध्यम है, और ये वाला कह दिया कि ये वाला है तुम्हारा सघन माध्यम। और इस पर मैंने एक ये तुम्हारा क्या बनाया, अभिलंब बना दिया। ये डैश डैश करके मैंने अभिलंब को दर्शा दिया कि ये तुम्हारा क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, तुम्हारा अभिलंब है। तो देखो, जैसे ही कोई प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, चाहे तो इधर से इधर को प्रवेश करवा लो, इधर से प्रकाश की चाल प्रकाश की किरण डालो और उधर को निर्गत कर लो, प्राप्त कर लो, या इधर से प्रकाश की चाल डालो और इधर क्या कर लो, प्राप्त कर लो। लेकिन प्राप्त करने में इसमें कुछ कंडीशन है कि जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही वो अपना रास्ता भटक जाती है। जाना था सीधा, तिरछी होगा कहीं और चली जाएगी, ठीक है। तो अपना रियल मार्ग से वो हट जाती है, दूर हटेगी या विलंब की ओर, या विलंब से दूर जाएगी या पास आएगी। तो वही क्या होता है, वही तुम्हारा अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन तो जब कोई एक प्रकाश की किरण, मैंने इधर से एक प्रकाश की किरण डाली कि ये कोई प्रकाश की किरण है, इधर से जा रही है तुम्हारी विरल माध्यम से, और जैसे वो सघन माध्यम में यानी कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, ये तुम्हारा होता है मूल बिंदु, और जिसको बोला जाता है मूल पथ। तो मूल पथ पे जैसे ही प्रकाश की किरण पहुंची तो मूल पथ पे पहुंचने के बाद वो अपने रास्ता भटक जाएगी। जाना था किरण को ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर वो कुछ और ही जगह पहुंचेगी, या तो इधर को चली जाएगी या क्या होगी, इधर को जाएगी। अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे निकलेगी तुम्हारी प्रकाश की ओर। तो इसमें एक कंडीशन तो तुम्हारी ये होती है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंची तो अभिलंब की ओर झुकी। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, दूसरी ये होती है कि ये तुम्हारे पास कोई प्रकाश की किरण आई, सीधी जानी थी, और सीधी जाने की जगह ऐसे नु इधर को चली गई, तो ये भी तो अपने रास्ते से भटकेगी। यहां भी प्रकाश की किरण अपने रास्ते से भटकी है और यहां भी भटकी, यहां से चली थी और यहां को क्या होगी, निकल गई। तो दोनों कंडीशन में प्रकाश की किरण जो थी वो अपना रास्ता भटक गई। इस कंडीशन में सघन माध्यम हमारा ऊपर होगा और विरल माध्यम कहाँ होगा, नीचे। अब ये उल्टा क्यों हुआ, यहां पे विरल माध्यम मैंने ऊपर लिखा, वहां पर विरल माध्यम नीचे लिखा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि विरल माध्यम का जो कोण होता है, विरल माध्यम का जो एंगल होता है वो सघन माध्यम से बड़ा होता है। अगर मैंने अभिलंब की ओर झुकाई ये किरण, तो अभिलंब की ओर झुकने के बाद ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल से छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया ना। तो सघन माध्यम का एंगल क्या होगा, छोटा, और विरल माध्यम का एंगल क्या हो गया, बड़ा। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी ठीक है। ऐसे ही देखो, क्या इसमें विरल बड़ा है, तो देखो ये वाला एंगल बड़ा और ये वाला छोटा। तो इसीलिए हमेशा विरल माध्यम के द्वारा जो एंगल बनता है वो तुम्हारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये विरल है और ये तुम्हारा क्या है, सघन है, और ये सघन है और ये क्या है, विरल है। दोनों में प्रकाश की किरण अपना रास्ता भटक रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही है। इसी को क्या कहा गया,
अपवर्तन कहा गया। अब अगर अपवर्तन का ये तो हमें पता लग गया कि प्रकाश की किरण अपना रास्ता भटकेगी। अब सेम वही रूल है जो परावर्तन में थी। आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद जो दूसरी किरण जा रही है, ये किस किरण को बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो ये किरण तो होगी तुम्हारे पास आपतित किरण, आपतित किरण, और ये वाली हो जाएगी तुम्हारी अपवर्तित किरण। ऐसी ही हो जाएगी, ये अपवर्तित और ये आपतित। अब जो आपतित किरण द्वारा कौन बनेगा? एंगल जो बनता है वो अभिलंब और रेस के बीच में बनता है। अभिलंब इसमें क्या है? ये रहा, और किरण क्या है? ये रही। तो इसका मतलब एंगल तुम्हारा यहाँ पे बनेगा, और आपतित किरण द्वारा कौन सा कोण बनता है? आई। अभिलंब हमारा ये आएगा, अपवर्तित किरण ये आएगी, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के द्वारा कौन सा कोण बनेगा? ये, और इसको बोल लेंगे तो आर से डिनोट कर। तो आपतित किरण द्वारा आपतन कोण बनता है, जबकि अपवर्तित किरण द्वारा अपवर्तन कोण बनता है। परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते थे। क्या इसमें भी बराबर हो गए? नहीं होने के। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे तो ये छोटा पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें ये वाले एंगल जो होंगे तुम्हारे कभी भी बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होंगे। अब इसी से हमें रूल बनाना है। तो रूल बनाने के लिए मैंने पहला एंगल लिया कि एंगल आई। पहले कंडीशन में देखो, जब विरल से सघन में प्रवेश करी किरण, तब क्या हो रहा है? एंगल आई बड़ा है किससे? एंगल आर से। आर से बड़ा हो गया ना, बिल्कुल राइट। इस वाले में क्या है कि एंगल आई जो है वो छोटा है किससे? एंगल आर से। ये दो कंडीशन तुम्हारे पास प्राप्त होती है इन दोनों चित्रों से। अब आपतित किरण द्वारा आपतन कोण बनेगा। तो आपतन कोण की जिया, और जिया को कैसे डिनोट करते हो? साइन से। हाँ, तो आपतित किरण के द्वारा जो आपतन कोण बना उसकी जिया यानी कि साइन आई, साइन आई, और अपॉन में अपवर्तित किरण द्वारा बनाए गए कोण की जिया। अपवर्तित किरण क्या है? ये वाली है, और इसके द्वारा कोण क्या बन रहा? आर। तो साइन आर, और बराबर ये एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। यही तुम्हारा क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब ये नियतांक है, ये नियतांक किस चीज का है? तो अगर इस नियतांक की बात करें कि साइन आई अपॉन साइन आर ये एक नियतांक होता है, तो ये नियतांक किसका होता है? भाई क्या पढ़ा रहे हैं? अपवर्तन। तो जाहिर सी बात है किसका होगा नियतांक? अपवर्तन का नियतांक होगा। तो ये क्या होगा? अपवर्तन का नियतांक होगा, अर्थात कि साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर हो जाएगा अपवर्तनांक के। और अपवर्तनांक को कैसे डिनोट करते हैं? एन से। अपवर्तनांक, ठीक है। और अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं एन से। अब देखो, अपवर्तनांक की जैसी बात की, तो अपवर्तनांक में यहाँ पर हमारा दो माध्यम है, एक ही रहा माध्यम और दूसरा ये रहा माध्यम। दो माध्यम, दोनों अलग अलग माध्यम है। तो दोनों अलग अलग माध्यम को कोई सिंबल दे लो, इसको कहते हैं कि ये पहला माध्यम है और ये तो तुम्हारा क्या है? दूसरा माध्यम। तब तुम्हारा जो ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर वो होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो ये जो 1 और 2 दर्शा रहे हैं, ये केवल ये दर्शा रहे हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ये अपवर्तनांक है। और यही क्या था? ये जो था साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक वैज्ञानिक ने फॉर्मूला भी दिया था। कौन सा वैज्ञानिक था वो? स्नेल का नियम। यही क्या कहलाया था? यही तुम्हारा कहलाया था स्नेल का नियम। भाई थ्योरी नहीं लिखवा ना, मैं केवल रिपीट करवा रहा हूँ एग्जाम के अनुसार। थ्योरी सब लिख रखी सबने।
तो ये क्या होता है, यही तुम्हारा क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। तो अपवर्तनांक में पहले तो हमने इतना देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, और नियतांक कहीं का होता है अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक कहीं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे देखो, इससे आगे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर बड़ा बना दिया, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इसका, कि ये हमारा इसके बराबर होगा, दूसरा माध्यम ऊपर पहला माध्यम नीचे। साइन आई का मतलब पहला माध्यम, तो इसके साथ में हो गया अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का बराबर में, और दूसरे माध्यम में पहले माध्यम का, तो n2 अपॉन n1 ये क्या होगा हमारे इसके बराबर होगा। फिर इससे बाद, अरे ये क्या, अब चुप हो जाओ। हाँ तो मैं क्या बताता, हाँ ये बताया था मैंने कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर दूसरा n2 अपॉन n1, ये मैंने बता दिया। अब इसके अपवर्तन के नियम क्या होंगे, तो अपवर्तन के नियम की बात की जाए तो एक तो इसकी आपतित किरण, दूसरी अपवर्तित किरण, और तीसरा अभिलंब, तीनों के तीनों मूल बिंदु पथ पर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, एक ही जगह मिलते हैं, तीनों एक ही जगह पर एक ही तल में मिलते हैं। वही है परावर्तन वाला कि तीनों के तीनों एक ही तल में हो गए, तो इसमें भी क्या है, तीनों के तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, या एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। क्लियर बात, पहला नियम। दूसरा नियम जो इसका हुआ, दूसरा नियम मेरे अभी सुनो, समझ में नहीं था रे, पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं। दूसरा आपतित किरण की जिया और परावर्तित किरण की जिया क्या होती है, एक नियतांक होती है, कांस्टेंट होती है। ये क्या हो गया, इसका दूसरा नियम हो गया। ये हो गया अपवर्तन किसके नियम। अब अपवर्तन की बात है क्या, तो यार चुप रहो, कम से कम पढ़ना आ रहे हो तो चुपचाप तो बैठ जाओ। याद करना है जो तुम बता रहे, तो याद कर रहा तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, बता देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अनुसार, अब ये तो मैंने बता चुका, अब इसमें देखो आप क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि साइन आई बड़ा है साइन आर से, तब क्या होगा, वो दे देगा तब क्या होगा अगर साइन आई बड़ा है साइन आर से। साइन आई बड़ा है साइन आर से, तो अब देखो क्या क्या कंडीशन होगी अगर साइन आई तुम्हारा क्या है, बड़ा है। साइन आई का मतलब माध्यम होना चाहिए तुम्हारा विरण, किरण प्रवेश करेगी विरण माध्यम से। किरण कहां प्रवेश करेगी, विरण माध्यम से, और निकलेगी कहां, निर्गत कहां से होगी, सघन माध्यम से। प्रवेश किरण विरण माध्यम से और सघन माध्यम। समझ में आई बात। अगर साइन आई का मान बड़ा है तो तुम्हारी कंडीशन ये होगी ये कि किरण तुम्हारी विरण माध्यम से प्रवेश करेगी, सघन माध्यम में जाएगी। क्लियर बात। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, ऑप्शंस में ऐसे देख सकता है कि किरण विरण माध्यम से प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है, या कुछ भी दे देगा, तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि किरण इसमें प्रवेश कैसे करेगी, विरण माध्यम से, और निकलेगी कहां, सघन माध्यम में। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अपवर्तन के बाद में ये देखो किरण गई कहां, अभिलंब की ओर झुकी या अभिलंब से दूर हटी, बस ये देखना है। तो किरण देखो विरण माध्यम से जब सघन माध्यम में गई थी तो हमारी अभिलंब की ओर मुड़ी थी। ये तुम्हारा अभिलंब है ना, ये पूरा अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ी थी। तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी या क्रांतिक कोण से दूर जाए, कुछ भी दे सकता है। 4 टाइप से 60 टाइप से ऑप्शन दे देगा, तो उसमें तुम्हें चूज करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा
अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हुई, अभिलंब के ओर झुक गई। समझ में आई बात? क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, बाहर से कहीं नहीं आता, ऐसे होता है। अब इसके बाद में ऐसे इसमें हो गया, अगर साइन आई छोटा है, साइन आई क्या है, छोटा है, किससे, साइन आर से, या आई छोटा है आर से, ठीक है, तो आर का मतलब ये वाला कोण बड़ा है, और ये वाला कोण बड़ा है, जिसका कोण बड़ा होता है वो क्या होता है, विरल। तो इसका मतलब विरल माध्यम, किरण कहाँ होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, किरण क्या होगी, किरण तुम्हारी अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो पहले इतना सा कोण बना था, अब इतना ज्यादा बन गया, ऐसे जानेगी ना। और कौन बनता तुम्हारा ये, जो कि बराबर होता, लेकिन वो उससे भी कहां चली गई, इधर चली गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अभिलंब से दूर जाने पे कोण क्या हो गया, आर क्या हो गया तुम्हारा, बड़ा हो गया। तो इसमें क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी। इसमें भी देखो, जब किरण ऐसे सीधी निकल जाती तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते, लेकिन वो इधर को झुक गई तो इतना एंगल उसने कम कर दिया। तो इसमें क्या हो गया था, कम हो गया था। इतने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, इतने में तो नहीं कोई दिक्कत। अब अपवर्तन की घटनाओं में देखो क्या हो, अपवर्तन में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल वी से डिनोट कर दिया मैंने कि ये तुम्हारी क्या है, प्रकाश की चाल है। वो क्या होती है, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। वो किसके होती है, अपवर्तनांक के बराबर, ठीक है। या ये तो हो गया। तो v जो होगी अनुक्रमानुपाती होगी, डायरेक्ट सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं, वो होगी 1/n के। और अपवर्तनांक क्या था, अपवर्तनांक था n2/n1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, v बराबर लिख दूंगा, इसको हटाया मैंने, v बराबर लिखा n2 और बटे में n1। और ये n1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला n1 कहाँ चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा तब तुम्हारा यहाँ पर। तो v बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास n1 बटे n2 के। तमीज में कर लो यार, कोई बार बार बताने की चीज थोड़ी ना हो। चलो ये हो गया तुम्हारा n1 बटे n2 के। अगर मैं बात करूं इसके मान की, तो देखो n2/n1 या n1/n2, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है 1, इसका मान होता है 1। तो इतना बड़ा हो चुका, तुम्हें पहले क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर क्या बताया था मैंने, हाँ ये बताया था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होगी, n1 बटे n2 के, n1 बटे n2 के। तो अब इसी के अनुसार अगर मैं इसको v को हटाऊं तो v1 और बटे v2 बराबर हो जाएगा मेरे पास n1 बटे n2। ये हो गया हमारा प्रकाश की चाल के। अब इसके बाद में ये क्या है तुम्हारा v1 और v2 और n1 और n2, क्या बताया था, n1 n2, अरे v1 बताया था मैंने किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 क्या बताया था, निर्वात में, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये निर्वात में है ना, तो इधर भी क्या होगा, क्या है यार, ये क्या है? मतलब कि हर 1 मिनट में तुम्हें कहना पड़ेगा, तो क्यों कर रहा है, फिर देखो माध्यम में प्रकाश की चाल, ये तो क्या होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल। और दूसरा तुम्हारा, ये तो फॉर्मूला ही उल्टा लिखता है क्या है यार, तुम इतना बात करोगे ना तो सारा गड़बड़ा जाएगा। या 1 2 तो यहाँ 2 1 लिख लो, हो गया सही। नहीं इंगे सही है भैया, हाँ इंगे सही है, हाँ तारी ए तारे ना भी सही मत तारे, इतना हो गया। अब इसके बाद में जो v1 है वो तुम्हारा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल है, और v2 क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो उधर जो वो n2 तुम्हारा लिख रहा है वो भी क्या है, वो भी निर्वात में अपवर्तनांक
एन क्या होता है अपवर्तनांक और वी क्या होता है चाल। तो देखो अपवर्तनांक है, वो सॉरी चाल है अपवर्तनांक है। समझ में आ रहा बात। और पहला क्या माना था हमने माध्यम, पहला माध्यम और दूसरा वायु। एक वायु मानना हमने, वो सॉरी एक तो मानना हमने निर्वात और एक कोई माध्यम ले लिया, कांच ले लिया, जल ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो एक माध्यम ले लिया। हाँ तो इसमें V2 तो मैंने कहा कि निर्वात, तो ये भी निर्वात, वन माध्यम, तो ये भी माध्यम। तो माध्यम में प्रकाश की चाल और माध्यम में अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक हो गया ना। माध्यम में अपवर्तनांक N2 है भाई, वो V नहीं है। यो V1 है तो ये N1 है। मैं इस V1 अच्छा इसको कह रहा है, ये V1 है, ठीक है। V1 का मतलब माध्यम में, तो ये तो 1 तो कह दिया मैंने माध्यम, 1 कह दिया माध्यम और 2 क्या कहा निर्वात। डेफिनेशन कुछ नहीं है, इन्हीं से बनती है, इन वर्डों से ही डेफिनेशन बनती है। माध्यम में प्रकाश की चाल, 2 का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। V तो प्रकाश की चाल को डिनोट करता है ना, N किसको डिनोट करता है अपवर्तनांक को। तो देखो 2 का मतलब निर्वात में अपवर्तनांक, 1 का मतलब माध्यम में अपवर्तनांक। ये क्या हो गया तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। और इसे लिख सकता हूं मैं, अब इसे लिख सकता हूं, बचा ही नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा मिटो लो। चलो इस वाले को रब कर देता हूं, इतने में आ जाएगा। अब लिख सकता हूं मैं इसे V/C बराबर 1/n के लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि N2 बटे N1 कितना होता है 1 के भाई, N2/N1 बराबर किसके होता है 1 के। और ये क्या होता है एक अपवर्तनांक होता है, तो एक को तो मैंने N लिख दिया और दूसरे को क्या कर दिया 1, तो कोई दिक्कत इसी से निकाल। अब यहां से प्रकाश की चाल निकाल लो। V बराबर क्या हो जाएगा, ये C की तो गुना हो जाएगी, V बराबर हो जाएगा तुम्हारा C/N के। और ये क्या है V क्या है प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल एग्जैक्ट होती क्या है। हाँ जोर से बोलते यार, इतना आराम से क्यों बोल रहा बता। हाँ प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है तुम्हारे पास 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओए घंटा बता रहा है, पागल हो रहा है कहीं, घंटे में चलेगी, घंटे में बदलेगा तो फिर क्वांटिटी चेंज नहीं होने की मीटर। तो ये होती है तुम्हारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल। अपवर्तन के बारे में अगला डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और आपको 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन हो या कंपटीशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।